हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाग 2 की सीडीपी के। अधिगम आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन के कहलाता है अधिगम कहलाता है ना। और अभिप्रेरणा आप जानते हो, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं, ठीक है। मोटिवेशन बोलते हैं। तो बात करेंगे हम सीडीपी के अंदर, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर बात करते हैं कि बच्चे को आपको सिखाना किस तरह से, ठीक है, पढ़ाना किस तरह से होता है ना। हाँ, तो आपको पढ़ाना है कोई भी टॉपिक या कुछ भी, तो आपको उसको क्या करना है, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना है ना। प्रीवियस नॉलेज जो उसको है बच्चे को, उसी से जोड़ करके आपको पढ़ाना है, ठीक है। सपोज से फॉर एग्जांपल आपको बच्चे को पढ़ाना है ए, ठीक। तो आप ये नहीं बोलोगे ए फॉर एशिया, ठीक है। एशिया बच्चे को पता नहीं है कॉन्टिनेंट है क्या है, ठीक है। आपको सिंपली ऐसी एक एग्जांपल लेना है जिससे वो पहले से क्या हो, जानता हो, ठीक है। एप्पल, एरोप्लेन, इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एसोसिएट करके पढ़ाना है, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। दूसरा आता है उचित शिक्षण विधि। उचित शिक्षण विधि में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं ना, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। समावेशी शिक्षा का प्रचलन है, यानी कि आपकी क्लास में दिव्यांग बालक भी होंगे, तो आपको एक उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए सबको साथ लेकर के चलना होता है, ठीक है। सपोज़ कोई आँख से नहीं देख पा रहा है ना, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो आप ब्रेल लिपि का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। वो चार्ट मॉडल के माध्यम से सीख नहीं पाएगा क्योंकि वो आँख से ठीक नहीं है, ठीक है, दिव्यांग बालक है। ऐसी चीज़ को कम सुनाई देता है, उसको आप चार्ट के मॉडल के थ्रू अच्छे से पढ़ा सकते हो, ठीक है। कहने का मीन्स ये है, आप अलग अलग विधियों का, उचित शिक्षण विधि को प्रयोग करके बच्चे के अधिगम में विस्तार कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, थर्ड नंबर क्या है, जिज्ञासा की शांति, यानी कि बच्चे के जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं उसको अच्छे से आंसर करना, ठीक। उसकी जिज्ञासा को शांत करना, ठीक है। उसको सेटिस्फेक्शन फील कराना, ठीक। नेक्स्ट इज विषय वस्तु की रोचकता, है ना। यानी कि आपको जो भी पढ़ाना है, विषय वस्तु पढ़ानी है, प्रकरण पढ़ाना है, उसको अच्छे से क्या करना है, प्रेजेंट करना है ताकि रोचक लगे बच्चों को, हाँ, पढ़ने में मज़ा आए, ठीक। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण मैं पहले भी आपको बताया था कि जातिवाद वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, जातिवाद, समाजवाद या फिर किसी संस्कृति का अपमान नहीं होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि कक्षा का वातावरण ऐसा हो जिससे कि बालक को सीखने में क्या मिले, सहायता मिले, ठीक है। पोस्टर टाइप का इस तरह से पेंटिंग कराएं कि आप बालक सीखे, ठीक है। वो भी क्या करा, अधिगम में विस्तार होता है उससे भी ना। नेक्स्ट नंबर इज भ्रम दूर करना, यानी कि बच्चे को आप जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, उसको भ्रम को आपको दूर करना है ना, सही जानकारी इसको देनी है, ठीक है। सपोज़ बालक ने पूछा आपसे कि ठीक है, आप पढ़ा रहे हो सूर्य या फिर सौरमंडल आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चा आपसे क्या बोलता है कि सर सूरज हमारे चारों ओर घूमता है, ठीक है। ये उसका एक भ्रम है। तो आप उसको एक सही रिप्लाई करते हुए क्या कहोगे कि सूरज हमारे चारों ओर नहीं, बल्कि जहाँ हम रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, स्थलमंडल पर रह रहे हैं, वो उसके चारों ओर घूमता है ना। तो इस तरह से आप उनका भ्रम दूर कर सकते हो, ठीक है। करके सीखना हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। जॉन डीवी ने कॉन्सेप्ट दिया था लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब एक्टिविटी के थ्रू या फिर गेमिंग के थ्रू हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं ना। उससे क्या होगा, बच्चे में लर्निंग क्या होगा, अच्छे से होगा ना। नेक्स्ट, पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन की हम बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। बच्चा अगर ये कोई अच्छा काम करता है, इनकी कोई परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन के रूप में हम उसको टॉफ़ी वगैरह ना, कोई सस्ती सी चीज़ दे करके, ठीक है, उसका मनोबल बढ़ाते हैं ताकि वो आगे भी अच्छे से कार्य करे, या फिर उससे संग साथी जो हैं या फिर कक्षा के और भी बालक हैं वो उससे प्रेरित हों, ठीक। तो पुनर्बलन भी ज़रूरी है, ठीक है। पुनर्बलन दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। बच्चे को मारना नहीं है, डांटना फटकारना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुरस्कार प्रोत्साहन। इन्होंने आपको बताई दिया है ना, बच्चे यदि कोई अच्छा कार्य करता है या अच्छे मार्क्स लाता है तो आपको उसको पुरस्कार देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए ना, प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि और भी बालक उससे क्या हो, मोटिवेट हो ना, प्रेरणा लें और अच्छे से सीखें ना। कक्षा का वातावरण अच्छा हो। शिक्षक का व्यवहार, यानी कि शिक्षक का जो रवैया होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। एक अच्छा रवैया होना चाहिए। पहले ही बात की थी कि शिक्षक का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू नहीं सीख सकता है ना, बालक को ऐसी बातें नहीं कहनी है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, हाँ, और तरह तरह की विधियों को अपनाना है ताकि उसके अधिगम में क्या हो, विस्तार हो, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम की क्या है, वैकल्पिक विधियाँ हैं, ठीक है। अधिगम की क्या है, वैकल्पिक विधियाँ हैं, ठीक है।
ये आप अच्छे से जानते हो अनुबंधन विधि, हमने पहली बार को पढ़ाई थी है ना, एसोसिएटिव मेथड, यानी कि बच्चे को जो भी पढ़ाना है उसको एसोसिएट करके पढ़ाना है ना, प्रीवियस नॉलेज से ऐड करके पढ़ाना है, ठीक है, ताकि उसके बच्चे को सरल लगे, सुगम लगे। नेक्स्ट थॉर्नडाइक का नियम आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, अधिगम के फील्ड में थॉर्नडाइक ने भी 3 नियम दिए हैं मेन, ठीक है, और 5 गौण नियम दिए हैं। 3 नियम आप अच्छे से जानते हो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष का नियम, और 5 जो गौण नियम दिए हैं वो आपको अच्छे से पता है, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मसात का नियम, संबंधित प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो 5 तो गौण नियम है और 3 क्या है इनके मुख्य नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है सूझ द्वारा सीखना, यानी कि कॉलर ने एक प्रयोग भी किया था, आप जानते हो अच्छे से, सुल्तान के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सूझ के द्वारा सीखता है ना, सूझ मीन्स समझ के द्वारा, ठीक है। यानी कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है कि उसके जो पिछले एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, ताकि उसमें क्या हो, उसके द्वारा उसकी जो सूझ का जो प्रयोग हो करके अधिगम में विस्तार हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है। अल्बर्ट बेंड्रा भी ये बात करते हैं कि बच्चे जो होते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं ना, देख करके सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिया प्रस्तुत करने में, आप अच्छे से जानते हो, स्किनर ने दिया है ना। अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग आप अच्छे से जानते हो, संवेग होता है इमोशनल, ठीक है। इमोशन वर्ड जो है किससे मिलकर ना है, इमोब्रे से, किससे, इमोब्रे से, जिसका मीन क्या होता है, हलचल या उथल पुथल, ठीक है। नेक्स्ट संवेगों में पाया क्या जाता है, ठीक है। संवेगों में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, देखो, एक तो स्थानांतरण। स्थानांतरण मीन्स, स्थानांतरण क्या होगा, देखो, जैसे फ्रस्ट्रेशन होता है ना, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, उसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, यानी कि आप किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हो, ठीक है, भड़ास निकाल देते हो, उसको बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है, संवेग का। व्यापकता मीन्स वो होता है, यदि आपको गुस्सा आया, यानी कि आपका संवेग हुआ, वो किसी एक पक्ष से रिलेटेड ना होकर बहुत सारे पक्षों के साथ रिलेटेड होता है, ये व्यापकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी जो भी और भी वर्क होंगे, ठीक है, वो भी इससे क्यों रिलेटेड होंगे ना, वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है शारीरिक परिवर्तन, यानी कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या कर लेते हो, भौं चढ़ा लेते हो ना, आपने देखा है। जैसे एक ऋषि भी थे ना, वो गुस्से में आए थे, उन्होंने अपनी, या फिर जनरली हम देखते ही हैं इतने ना, कि जब गुस्सा आता है तो हम अपनी भौं चढ़ा लेते हैं ना। और नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई बहुत प्यार वाला होता है, इस तरह से, ठीक है, कोई बहुत सा नफरत करने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति से जन्म, यानी कि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो हमारी मूल प्रवृत्ति से जन्मे होते हैं, ठीक है। भूख प्यास, ठीक है, मलमूत्र आदि त्यागना, ये सब हमारी मूल प्रवृत्ति से जन्मे संवेग होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अनिश्चितता, यानी कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है ना, कि आपको कौन सा संवेग कब आना है ना, यानी कि कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। संवेग कभी भी आ सकते हैं ना। सुखद या दुखद, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। संवेग सुखद भी होते हैं, दुखद भी होते हैं, ठीक है। संवेग मीन्स इमोशनल, ठीक है, सुख दुख वाले ना, खुशी हो गई, हंसी हो गई, इस तरह से। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था आपके एग्जाम में कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, तो संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, या फिर सन्निहित हैं, ठीक है। संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन कहना गलत है ना, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आपका माइंड जो होता है वो वर्क करना बंद थोड़ा ना कर देता है ना, जब आपको, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन, ये जो उसमें ऑप्शन ही गलत हो गया ना। नेक्स्ट पूर्णतः अलग है, ये भी हम नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः अलग है ना। स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके क्या है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड कहते हैं, इसका आंसर होगा राइट, सन्निहित होगा, ठीक है। यानी कि आपके संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं एक तरह से, ठीक। नेक्स्ट आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें आपको पढ़ना है पहले निजी कारक, ठीक है। निजी कारक की हम बात करेंगे, पहला तत्परता है, ठीक है। निजी कारक में पहला पॉइंट क्या है, तत्परता, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस आपको अच्छे से पता है ना। तो लॉ ऑफ रेडीनेस भी क्या करता है, अधिगम को इफेक्ट करता है ना। यदि बच्चा तैयार नहीं है ना, बच्चा अंदर से तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसमें अधिगम में क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ना, यानी कि वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है बुद्धि। बुद्धि में आपको पता ही है, अलग अलग तरह के बालक होते हैं, इनमें किसी में बंद बुद्धि होती है, किसी में कुशाग्र बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है ना, कहीं ना कहीं लर्निंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो मंद बुद्धि का बालक है, एकदम नहीं सीख पाएगा ना, एकदम कैच नहीं कर पाएगा बातों को, जबकि कुशाग्र बुद्धि का बालक जो अच्छे से सीख पाएगा, एकदम से बातों को समझ पाएगा, उसकी जो ग्रहण शक्ति होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं बुद्धि भी, है ना। नेक्स्ट स्वास्थ्य, यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है, ठीक है,
तो वो भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि अच्छे से नहीं सीख पाएगा ना। और एक फिलोसोफर ने बात भी की है कि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति में करता है ना, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यानी कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका मन जो है ना, यानी आपको जो माइंड है ना, आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी क्या करता है कि अधिगम को प्रभावित करता है ना, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है अभ्यास ना। अभ्यास हमने आपको पहले ही समझाया था, यानी कि अभ्यास यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं, यदि बालक अभ्यास नहीं करता है चीज़ों का, तो वो क्या करता है, जिस पर अधिगम का इफेक्ट पड़ता है ना, अधिगम जो होता है इसका इफेक्ट पड़ता है ना, भूलता है चीज़ों को, ठीक है। फ़ायदा हो गया अधिगम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यदि हम बच्चे को पूर्व ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अधिगम क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा ना अच्छे से, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में प्रभावित होना ही होना है, ठीक है। रुचि के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि बच्चे की रुचि किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को लेकर है तो वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है, पॉजिटिव वे में। यदि उसकी रुचि नहीं है तो वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है। मानसिक दशा, मानसिक दशा में इसका मूड, ठीक है, इसको मूड वगैरह जो हो गया उसको मानसिक दशा के अंदर आ गया। जिसका मूड नहीं है पढ़ने का, आप कितने भी अच्छे से पढ़ा लो, कितनी भी अच्छी टीचिंग मेथड से पढ़ा लो, वो नहीं पढ़ पाएगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आता है बाह्य कारक। बाह्य कारक में हमको पढ़ना है शिक्षण विधि, यानी कि हमको शिक्षण विधि टीचर को पढ़ानी है, यानी कि हम लोगों को पढ़ानी है, ठीक है। तो उसका भी हमको बहुत उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना है ना, अच्छे से समझ करके, सभी बालक को साथ लेकर के, सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साथ लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु निरस, यदि विषय वस्तु निरस है तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, अधिगम को इफेक्टिव करेगा ना, इफेक्ट डालता है। आर्थिक दशा में कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है। आर्थिक दशा को आप छोड़िए। नेक्स्ट आता है शिक्षण सामग्री, ठीक है। ये भी बाह्य कारक होगा ना, शिक्षक के हाथ में ये भी है ना। यदि TLM वगैरह आप देते हो बच्चे को, है ना, दिखाते हो, तो इस तरह से जब आप उसको टीचिंग करते हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, अधिगम को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है ना, अधिगम अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यवहार शिक्षक का। शिक्षक का रवैया, यदि शिक्षक का रवैया पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को क्या करता है, इफेक्ट करता है ना, प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है कक्षा का वातावरण। ये हमने आपको बता ही दिया ना इसमें। कक्षा का वातावरण मीन्स वही कि पोस्टर वगैरह, ठीक है, पेंटिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए ना। अच्छे से मीन्स ये है कि उससे पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 लिखवा दिया अपने, छोटा बड़ा लिखवा दिया, कोई चित्र बनवा दिया इस टाइप के, तो कक्षा का वातावरण भी कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम को क्या करता है, इफेक्ट डालता है ना। नेक्स्ट आता है सीखने की अवस्था, ठीक है, सीखने के अवसर। सीखने के अवसर भी क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, सीखने के अवसर देने हैं, आप ही को देने हैं ना सीखने के लिए। बच्चे यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसको शांत करना है, ठीक है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि आपको सीखने का अवसर भी देने हैं ना। कभी कभी आपको कुछ समस्याएं भी देनी है ताकि उनको सोल्व करें, ठीक है, आपको मार्गदर्शन करना है उनका, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुरस्कार प्रोत्साहन। ये भी बाह्य कारक है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है ना। यदि आप बच्चे को पुरस्कार देते हो, प्रोत्साहन करते हो ना किसी भी चीज़ पर, किसी भी, जब बच्चा मार्क्स लाता है ना, उस पर आप जब पुरस्कार वगैरह देते हो तो बच्चे को प्रोत्साहित करते हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं अधिगम को क्या होता है, इफेक्ट करता है ना। बच्चा सोचता है यार इस बार मिला है, अगली बार और अच्छा करूँगा, क्या पता अगली बार कुछ और पुरस्कार मिल जाए, है ना। इस तरह से भी क्या होता है, अधिगम को इफेक्ट करता है ना कहीं कहीं। कुल मिला करके ये आपकी CDP थी, ठीक है। अभी पार्ट 3 और आना है इसका ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यही कुल मिला के CDP होती है ना, कुछ और बाहर से नहीं आता है। नेक्स्ट लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, या पक्षपात, ये रूढ़िवादिता, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे CTET आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो या फिर CTET का सेकंड पेपर दे रहे हो, ठीक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। बिना वैज्ञानिक आधार पर, यानी कि पारंपरिक भूमिका की बात करना, रूढ़िवादी सोच, ठीक है। तो ऐसा ही है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि लड़कियाँ क्या होती हैं, घर का खाना बनाती हैं, घर का झाड़ू पोंछा करती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, लिंग पूर्वाग्रह है ना, इस तरह की सोच है, रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। जबकि हमको उसको ख़त्म करना है, रूढ़िवादी सोच को इक्वल लेके चलना है, ठीक है। बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी, ठीक है, दोनों इक्वल लेके चलना है, ठीक है। दोनों में पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिंग, ये क्वेश्चन आता है, लिंग क्या है। लिंग एक सामाजिक रचना है ना। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, ठीक है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ठीक है, भूमिकाओं को महत्व नहीं देना है ना, किसी को महत्व नहीं देना, दोनों को इक्वल लेके चलना है, ठीक है।
जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी नहीं करना है, ठीक है। आपने बॉयज़ के गर्ल्स के अलग अलग समूह बना दिए, ठीक है, ये आपको पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जनरली पूछा गया आपसे कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा को करनी होगी, ठीक है, यानी कि आपको डिस्कशन करना होगा जेंडर के बारे में, ठीक है, बैठ करके। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ भी पक्षपात की बात चल रही है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या होगा, जेंडर वाइज, इनकी जेंडर वाइज मीन्स जेंडर पक्षपात, लिंग पक्षपात, ठीक है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, हर बार आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, ठीक है, मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, अफसाई चिंतन अभिसाई चिंतन, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, आत्म केंद्रित विचारक नहीं, अभिसारिक विचारक नहीं, कन्वर्जेंट भी नहीं हुआ, रिजिड थिंकिंग ये भी नहीं हुआ, ठीक है। ये होगा सृजनात्मक विचारक, यानी कि वो क्या कर रही है, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है, ठीक है। जब भी हम एक से अधिक समाधान के बारे में, एक से अधिक कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, अपसारी चिंतन में आता है, ठीक है, सृजनात्मक में आता है, ठीक है, उसमें मौलिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, विकसित जेंडर पहचान करना नहीं, जेंडर सिद्धांत ये भी नहीं होगा, जेंडर पसंद तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, रूढ़िवादिता होगा ना इस तरह से, यानी कि बच्चों को आप क्या कर रहे हो, ठीक, गर्ल्स के लिए अलग खिलौने यानी गुड़िया वगैरह, बॉयज़ के लिए क्या कर रहे हो, कार वगैरह ला रहे हो, ठीक है। पहनावे में भी डिफरेंस आ रहा है ना, गर्ल्स के पहनेंगी सलवार कुर्ता पहनेंगी, बॉयज़ के पहनेंगे जीन्स वगैरह पहनेंगे, ठीक है। ऐसी घरेलू सामग्रियाँ हैं ना, हमने ऐसी व्यवसाय को बांट रखा है ना, कलर्स को भी बांट रखा है, कलर्स ऐसे पिंक कलर के होता है लड़कियों को होता है ना, इस तरह से बांट रखा है। व्यवसाय में हमने बांट रखा है कि व्यवसाय में लड़की जो बनेगी पायलट नहीं बन पाएगी, इस तरह से कुछ है ना, क्या है हमारी ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में आता है ना, रूढ़िवादी सोच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जेंडर इज एन, जेंडर क्या है, ठीक है, लिंग क्या है, तो लिंग एक सामाजिक संरचना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डेट में आता ही रहता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइट या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ये आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर लें, ठीक है। और ये जितनी मैंने CDP आपको पढ़ाई है, ठीक है, भाग फर्स्ट भाग 2 में, ये कहीं ना कहीं आपकी CDP, ठीक है, जितनी भी आप CTET फर्स्ट पेपर दो, CTET सेकंड पेपर दो, ठीक है, जिसमें कि 75 मार्क्स की CDP आती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए होगा हेल्पफुल होगा, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो इन सब चीज़ों को पढ़ करके ना, समझ करके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगी।